हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अटेंशनल मैकेनिज्म, यानी कि अवधान किस तरीके से काम करता है, इसकी प्रोसेस क्या है। मेनली मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जो आपकी अटेंशन है वो दो तरीकों से काम करती है। पहला तरीका तो ये है कि उद्दीपकों को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, कि हमारे सामने जो भी उद्दीपक आते हैं हमारी अटेंशन उनको प्रोसेस करती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बोले कि इस प्रोसेस कैसे करती है, कि हमारे सामने जितने स्टिमुलस होते हैं व्यक्ति उन्हीं स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करेगा जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, यानी कि जिन स्टिमुलस से हमारी जो नीड है पूरी हो रही है और चेतन तक हमारी इंफॉर्मेशन को उन्हीं स्टिमुलस के द्वारा पहुंचाने में हेल्प करता है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती हैं जो हमारे काम की नहीं है या जिससे हमारा गोल या हमारी विल पूरी नहीं हो रही है, तो वैसी सूचनाओं को ये हमारे चेतन तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। यानी कि जो इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो असंगत सूचनाएं हैं जिनसे हमारा नीड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो उस नीड को पूरा करने में हमारे लिए बाधा बन रहा है। तो मेनली दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमारे सामने जो स्टिमुलस होते हैं उन स्टिमुलस से हमारी जो नीड फुलफिल हो रही है उनको प्रोसेस करता है और हमारे चेतन में, हमारे कॉन्शियस में उन सूचनाओं को पहुंचाने में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि ऐसे उद्दीपक भी हैं जिनसे हमारी इंफॉर्मेशन बाधित हो रही है या फिर ऐसे स्टिमुलस हैं जिनसे हमारा गोल पूरा नहीं हो रहा है, तो उन स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को हमारे चेतन तक पहुंचने से पहले वो रोक देता है। इनमें कुछ साइकोलॉजिस्ट का नाम मेनली लिया जाता है, जैसे पोंजर है 1990, निस्सन बुलेमर 1987। इन्होंने इस प्रक्रम में या प्रोसेस के ऊपर मेनली काम किया था। तो इन्होंने दो तरीकों से बताया कि अटेंशन किस तरीके से काम करती है। फर्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि युक्ति वितरण। सेकंड है ऑटोमेटिकली, कि एक तरीके से ऑटोमेटिक रूप से भी हमारी अटेंशन काम करती है। फर्स्ट हम करेंगे रिसोर्स एलोकेशन, यानी युक्ति वितरण। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपकों के प्रति अन्य उद्दीपकों की तुलना में अवधानात्मक युक्तियों को अधिक लगा पाता है या वितरित कर पाता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप पूरी बुक को पढ़ने के बजाय सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को, उन्हीं क्वेश्चंस को करोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ से ये युक्ति लगाता है कि जो सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सिर्फ उन पर प्री फोकस करोगे, जो कम इम्पोर्टेंट है आप उन पर ध्यान नहीं दोगे। इसका उपयोग दूरदर्शन पर आ रहे विज्ञापनों में काफी होता है। जैसे हम नॉर्मली कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, कोई सीरियल हम देख रहे हैं, कोई फिल्म हम देख रहे हैं, तो उसके बीच में जो एड आती हैं उन एड की जो साउंड होती है वो बहुत तेज होती है। तो क्या करते हैं, हमारा जो ध्यान है वो मेन प्रोग्राम से निकलकर जब एकदम से एड आती है, उनकी साउंड इतनी तेज होती है कि व्यक्ति का ध्यान उन पर जल्दी चला जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि व्यक्ति अपने अवधानात्मक युक्तियों में से अधिक को विज्ञापन के इन उद्दीपकों पर लगा देता है। जब व्यक्ति दो या दो से अधिक कार्यों में एक साथ करने लग जाता है, तो एक पर कम ध्यान देने से दूसरे कार्य पर का निष्पादन खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब व्यक्ति अपने सीमित युक्तियों में से अधिक को किसी एक कार्य पर लगा देता है, तो स्वभावतः दूसरे कार्य पर पर्याप्त मात्रा में उपयुक्ति नहीं लगा पाता है और तब व्यक्ति का ध्यान उस पर नहीं जाता और निष्पादन खराब हो जाता है। यही कारण है कि कोहनमैन 1973 और नोवेन और गोपर 1979 में बताया कि अवधान को एक सीमित युक्ति कहा गया, लिमिटेड प्रोसेसिंग रिसोर्स कहा गया है। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं और हम उन रिसोर्स में से कुछ रिसोर्स को एक काम पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं और दूसरे काम के लिए हम कुछ रिसोर्स को छोड़ देते हैं। लेकिन जिन चीजों को करने के लिए हम ज्यादा रिसोर्स का यूज करते हैं वो काम हमारा परफेक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन दूसरा काम जिस पर हम कम युक्तियों का यूज करते हैं वो काम हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाती है, हमारा निष्पादन खराब हो जाता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी अटेंशन है उसकी एक लिमिटेड प्रोसेसिंग रिसोर्स है, कि वो सिर्फ अधिक युक्तियों का यूज करके एक काम पर अधिक फोकस करने के लिए बोलता है। सेकंड है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारा जो अटेंशन है अपने आप ही हमारे ध्यान को, हमारे अटेंशन को स्टिमुलस पर फोकस करवा देता है। स्वचालन एक दूसरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति ध्यान किसी वस्तु पर दे पाता है। कुछ संज्ञानात्मक मीन्स कुछ कोग्निटिव
या पेशीय कार्य होते हैं, यानी कि हमारी मोटर एक्टिविटीज होती हैं, जिनके सीखने से एकाग्रचित प्रयास काफी लगते हैं। यानी कि कुछ ऐसे कोग्निटिव और कुछ ऐसे मोटर एक्टिविटी होती हैं जिनमें हम कंसंट्रेशन एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, परंतु कुछ अभ्यास से ऐसे कार्यों का निष्पादन ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी कि हमारी प्रैक्टिस से भी हम कुछ काम को ऑटोमेटिकली कर देते हैं। जैसे टाइपिंग, साइकिल चलाना आदि ऐसे कार्य के ही उदाहरण हैं। तो टाइपिंग है, हमारी क्या प्रैक्टिस हो चुकी है, जब भी हम टाइपिंग करने बैठेंगे तो हम फटाफट टाइप कर देंगे। साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने में हमें कुछ नई युक्ति नहीं लगानी, ऑटोमेटिकली हम साइकिल चला सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को स्वचालन कहा जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली कहा जाता है। स्वचालन तब उत्पन्न होता है जब कार्य निष्पादन निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक शर्तें पूरी करता हो। यानी कि ऑटोमेटिकली अटेंशन हमारी कब होगी, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं। अगर उन मान्यताओं को हम फुलफिल कर लेते हैं तो हमारी अटेंशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप टाइपिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं या फिर आप खाना बनाते हैं, आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस है तो आप उसको ऑटोमेटिकली करते ही चले जाएंगे, आपके उसके लिए कोई नई युक्ति का यूज नहीं करेंगे। तो शर्तें क्या हैं इसमें, जब निष्पादन प्रयासहीन मालूम पड़ने लग जाता है कि एक ऐसा काम जिसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना, हम नॉर्मली उस काम को पूरा कर सकते हैं। जब निष्पादन बिना किसी चेतन अवधान के स्वचालित हो जाता है तथा बिना बाधा के एक ही समय में हम अन्य कार्य किए जाना संभव हो पाता है, कि जिसमें हमें कॉन्शियस अटेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका कार चलाना है, आपका साइकिल चलाना है, आपका खाना बनाना है, तो आप ज्यादा कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहते और आप उस काम को आराम से कर लेते क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। स्पष्ट हुआ कि अवधान के प्रमुख कार्य की संपन्नता में युक्ति वितरण और स्वचालन जैसी प्रक्रियाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही हम करेंगे डिटर्मिनेशंस ऑफ अटेंशन, कि अटेंशन को निर्धारित करने के कौन कौन से कारक हैं। इसमें निर्धारित करने के कारक भी उसको बोला जाता है और फैक्टर अफेक्टिंग भी उसको बोला जाता है, कि अटेंशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें आपके दो तरह के कारक हैं, आपके ऑब्जेक्टिव कंडीशन डिटर्मिनेंट्स और दूसरा आपका सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपके इंटरनली हैं और सब्जेक्टिव आपके एक्सटर्नल है और सब्जेक्टिव आपके इंटरनल है। ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने स्टिमुलस है वो आपसे बाहर है, यानी कि एक्सटर्नल कारक में चला जाएगा, बाहरी कारकों में चला जाएगा, और व्यक्ति के जो सब्जेक्टिव कंडीशन है वो आपके आंतरिक कारकों में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव कंडीशन या डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस मेनली जो स्टिमुलस हमारे सामने होता है उससे रिलेटेड होता है, यानी कि इसमें स्टिमुलस की विशेषताओं के आधार पर हमारी अटेंशन प्रभावित होती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस की नेचर क्या है। उद्दीपक का स्वरूप से यहाँ तात्पर्य यह है कि उद्दीपक श्रवण है या विजुअल है, कि हम कोई गाना सुन रहे हैं या हम कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई पिक्चर हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी ऑडिटरी और विजुअल दो तरह के स्टिमुलस हैं। तो यहाँ पर स्टिमुलस की नेचर इफेक्ट करती है अटेंशन को। सामान्यतः दृष्टि उद्दीपक यानी कि विजुअल स्टिमुलस व्यक्ति का ध्यान श्रवण उद्दीपक की अपेक्षा जल्दी खींच लेता है। कि जैसे अगर आपको किसी स्टिमुलस की पिक्चर दिखाई जाए या फिर आपको उसकी आवाज सुनाई जाए, तो आपके सामने जो एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है, एक पिक्चर आपके सामने होती है, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान लाओगे, और जो सुनने वाला उद्दीपक है उसकी आप ध्यान कम जाएगा। मन फर्नलैंड और फर्नलैंड 1972 के अनुसार इन्होंने ये बताया है कि विजुअल नेचर श्रवण रूप से स्वरूप में अधिक महत्वपूर्ण होता है, कि सुनने के बजाय हम देखना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि दृष्टि उद्दीपक का प्रभाव मस्तिष्क पर श्रवण उद्दीपक की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे यहाँ पर एक कहावत भी है कि आंखों देखा सच होता है, कानों सुने पर हमें विश्वास कम करना चाहिए, कि जो चीजें हमारी आंखों के सामने हैं उस पर हम ध्यान जल्दी लगाएंगे और जो हमने सुना है उसके पर हम ध्यान कम लगाएंगे। सिनेमा घर के बगल से गुजरते समय उसके दीवार पर लगे पोस्टर का ध्यान उसी सिनेमा घर की आवाज से आ रहे आवाजों की अपेक्षा अधिक जल्दी जाता है। इसका कारण यह है कि पोस्टर का स्वरूप विजुअल है और जबकि आवाज का स्वरूप ऑडिटरी है। सिंपल है, यहाँ से नेचर में क्या है, अगर हमारे सामने दो स्टिमुलस हैं, एक विजुअल है और एक ऑडिटरी है, तो विजुअल स्टिमुलस पर अटेंशन ज्यादा जाएगी और ऑडिटरी स्टिमुलस पर अटेंशन कम जाएगी। सेकेंड है चेंज इन स्टिमुलस, कि स्टिमुलस में जो चेंज हो जाता है
उससे भी हमारी अटेंशन इफेक्ट होती है। व्यक्ति के सामने उपस्थित उद्दीपक में यदि कोई अचानक परिवर्तन आ जाता है तो उस पर उसका ध्यान स्वतः चला जाता है। यदि आपका टेबल पंखा चलते चलते अचानक बंद हो जाता है तो आपका ध्यान उस ओर चला जाता है। यानी कि जिस जिस स्टिमुलस में परिवर्तन आता चला जाएगा, आपकी अटेंशन भी चेंज होती रहेगी, चाहे उस समय आप कितने ही कंसंट्रेशन होकर पढ़ क्यों ना रहे हो। उद्दीपक में अचानक परिवर्तन होने से व्यक्ति का ही ध्यान नहीं बल्कि छोटे छोटे जानवरों का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। डेबर फाउलर ने एक स्टडी की थी और ये बताया था कि चूहे का ध्यान उद्दीपक में परिवर्तन होने पर बहुत आसानी से उस ओर चला जाता है। इन लोगों के प्रयोग में चूहे को एक वाई आकार के भूल भुलैया में रखा गया था। स्पष्ट है कि इस तरह के भूल भुलैया में 2 आर्म्स थी। चूहे को दोनों बाहों के सामान्य प्रवेश पर ही रोक दिया जाता है, यानी कि 2 दरवाजे थे और दोनों ही दरवाजों पर इसको रोक दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों बाहों में घुसने के लिए जो दरवाजा था उसमें शीशा लगा हुआ था। एक का रंग व्हाइट था, दूसरे का रंग ब्लैक था। चूहे बाएं का दरवाजा शीशे का था तो चूहा बाएं के रंग को आसानी से देख सकता था। इस तरह के कई प्रयास तक चूहे को दोनों बाहों के रंगों से अवगत कराया गया। अचानक एक प्रयास में उसने जो व्हाइट कलर का रास्ता था उसको बदलकर काला कर दिया और दोनों बाहों के दरवाजे के शीशे को भी हटा दिया गया। परिणाम में ये देखा गया कि चूहिया उस बाह में जाकर अधिक समय व्यतीत किया जिसका रंग उजले से बदलकर अचानक काला कर दिया था। प्रयोगकर्ताओं के अनुसार चूहा उस बाह में जिसका रंग उजला से काला किया गया था अधिक समय व्यतीत करना इस बात का द्योतक है कि चूहे का ध्यान इस बाह की और दूसरे बाह की अपेक्षा अधिक था। मीन्स इसने ये बोला गया कि एक चूहा था, उसको भूल भुलैया में एंट्री करवानी थी और वो वाई आकार का भूल भुलैया था। तो वाई आकार का जो भूल भुलैया था उसके 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा व्हाइट कलर का था और एक ब्लैक कलर का था। तो जब उस चूहे ने उस दरवाजे की तरफ जाने की प्रैक्टिस की थी तो वह जो व्हाइट कलर का था उसकी तरफ अधिक बार गया था, ब्लैक की तरफ वो कई बार गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रयोगकर्ता ने क्या किया, जो व्हाइट कलर का बॉक्स था उसको उन्होंने ब्लैक कलर में चेंज कर दिया और जो ब्लैक कलर का था उसको व्हाइट कलर में चेंज कर दिया और वहां से उसने शीशे को हटा लिया। तो जैसे ही चूहे को छोड़ा गया उसने उस व्हाइट वाले रास्ते की तरफ जाना ही अच्छा समझा जिसका रंग अब ब्लैक कर दिया गया था। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि चूहे ने पहले अपना टाइम उस व्हाइट बॉक्स के पास अधिक व्यतीत किया था, तो ब्लैक होने के बाद भी उसने उसी बॉक्स में एंट्री कर ली। तो यहाँ ये है कि अगर हम स्टिमुलस में चेंज कर देते हैं तो हमारी अटेंशन में भी चेंज आ जाता है। इसमें 3rd पॉइंट है नोवेल्टी स्टिमुलस, कि स्टिमुलस जितना नया होता है, जितना उसमें नयापन आएगा उसके ध्यान हमारा जल्दी जाएगा। यही कारण है कि जब कोई छात्र जो प्रतिदिन पैंट और कमीज पहनकर क्लास में आता है, अगर किसी दिन वो धोती कुर्ता पहनकर आएगा तो उस क्लास के सभी छात्रों का ध्यान उस पर ही अपने आप चला जाएगा। जिस शहर की लड़कियां साइकिल नहीं चलाती, उस शहर में यदि कोई लड़की साइकिल चलाकर सड़क से को पार करती है तो उस लड़की पर अगल बगल के लोगों का ध्यान अधिक जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो चीजें नहीं देखी हैं कि लड़की साइकिल चला रही है। तो यही कि जिस चीज को हम डेली परसीव करते आ रहे हैं, अगर वहां कुछ नई चीजें आ जाती हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली ही उस तरफ चला जाता है। 4th है मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस में जो मूवमेंट होती है, गतिशील वस्तुओं या उद्दीपकों पर हमारा ध्यान वैसी वस्तुओं और उद्दीपकों की अपेक्षा जल्दी जाता है जो स्थिर होते हैं। यानी कि एक गाड़ी खड़ी हुई है और दूसरी गाड़ी मूवमेंट कर रही है, तो जो मूवमेंट चीजें होंगी, जिसमें मूवमेंट ज्यादा होगी, हमारी टेंशन उसकी तरफ ही ज्यादा जाएगी। या शायद यही कारण है कि सिनेमा घरों को उसके मैनेजर या मालिक द्वारा इस तरह के रंगीन बल्बों से सजाया जाता है जिनसे देखने वाले व्यक्ति को उन बल्बों वाला आकृति घूमता नजर आए। एक चलती हुई मोटर गाड़ी पर हमारा ध्यान एक स्थिर मोटर गाड़ी की वजह जल्दी जाएगा। मीन्स यहाँ ये कहने का मतलब है कि स्टिमुलस में जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतना ही हमारा ध्यान उस मूवमेंट वाले स्टिमुलस पर जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, कि हमारे सामने उस स्टिमुलस को अगर हम ज्यादा समय तक के लिए प्रेजेंट करेंगे तो हमारा ध्यान उसके व्यक्ति पर ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर उसकी ड्यूरेशन कम है, यानी कि हमें कुछ समय के लिए दिखाया गया है, तो हमारा ध्यान वहां कम जाएगा। जो दीपक हमारे सामने अधिक समय तक मौजूद होता है उस पर हमारा ध्यान कम समय तक मौजूद रहने वाले दीपक के वह जल्दी चला जाता है।
अतः स्पष्ट है कि उद्दीपक की अवधि भी हमारे ध्यान को आकर्षित करती है। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति का फोटो हमारे सामने क्षण भर उपस्थित कर हटा लिया जाए तो शायद उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, परंतु यदि उसी फोटो को अधिक समय तक हमारे सामने रखा जाता है तो उस पर हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बदन को क्षण भर के लिए धीरे से स्पर्श करता है तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, परंतु यदि वह हमारे हाथों से उसे पकड़ लेता है तो उस पर हमारा ध्यान अपेक्षाकृत तेजी से जाता है। तो यहाँ कहने का यह मतलब है कि हमारे सामने स्टिमुलस को जितनी देर तक प्रेजेंट किया जाएगा हमारा ध्यान उस पर अधिक जाएगा। अगर उसको कम टाइम के लिए प्रेजेंट करेंगे तो हमारा ध्यान कम जाएगा। पोजीशन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस की स्थिति क्या है, इस बात का भी अटेंशन पर इफेक्ट पड़ता है। उद्दीपक की स्थिति में अंतर के कारण भी हमारा ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक पर चला जाता है। अन्य बातों के समान रहने पर एक ही उद्दीपक अपनी स्थिति के कारण तो कभी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समाचार पत्रों में किसी खबर का शीर्षक। अगर वह शीर्षक प्रथम पेज पर छपा है तो उस पर हमारा ध्यान आसानी से चला जाता है, परंतु वही शीर्षक यदि बीच या अंतिम पेज पर छपा होता है तो हमारा ध्यान कम जाता है। यानी कि जो स्टिमुलस हमारे सामने प्रेजेंट होगा हम उसको ही फोकस करेंगे और जो स्टिमुलस हमारे से थोड़ा दूर होगा हम उसको फोकस नहीं करेंगे। आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस में जब अलगाव या विलगन आ जाता है। उद्दीपक का अलगाव भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारा ध्यान उस पर आसानी से चला जाता है। एक उदाहरण लीजिए, किसी पार्टी में कोई व्यक्ति सबसे अलग होकर चुपचाप खड़ा है तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर अन्य व्यक्तियों का ध्यान आसानी से चला जाएगा। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति अपने आप को अन्य व्यक्तियों से अलग कर लेता है। अतः उद्दीपक में अलगाव या विलगन होने से ध्यान उस पर अन्य उद्दीपकों की अपेक्षा जल्दी चला जाता है। ये तो मेनली बात है। अगर हमारे साथ पार्टी चल रही है और हमारी कोई फ्रेंड हमसे दूर चली जाती है, पार्टी से अलग खड़ी हो जाती है, तो जो अलग हो चुकी हैं चीजें उन पर अधिक ध्यान चला जाएगा। फिर है कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस में अगर विरोध उत्पन्न हो जाता है तो भी हमारा ध्यान वहां जल्दी जाता है। जब कोई उद्दीपक अपने विरोधी उद्दीपक के साथ उपस्थित होता है तो उस पर हमारा ध्यान उसी उद्दीपक को सामान्य अवस्था में उत्पन्न होने की अपेक्षा जल्द चला जाता है। यदि पति पत्नी का जोड़ा हो कि पत्नी काफी गोरी और सुंदर है परंतु पति इसके ठीक विपरीत है, तो इस तरह के जोड़े पर अन्य पति पत्नियों के जोड़े की अपेक्षा से हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है। उसी तरह से यदि किसी लाल कागज के टुकड़े पर थोड़ा अधिक गहरा लाल रंग से कुछ लिखा जाता है तो हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है, लेकिन अगर उसी लाल गहरे पेज पर अगर हम हरे रंग से कुछ लिख देते हैं तो हमारा ध्यान वहां पर जल्दी जाता है। ऐसे ही अगर बैकग्राउंड और उसकी जो फिगर है अगर अलग अलग कलर की होगी तो हमारा ध्यान वहां जाएगा। यानी कि स्टिमुलस में जितना कॉन्ट्रास्ट होगा हमारा ध्यान उतना ही उनके ऊपर जाएगा। फिर है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ये उद्दीपक की तीव्रता हमारे ध्यान को जल्दी अपनी ओर खींच लेती है। जिस उद्दीपक की में तीव्रता अधिक होती है उस पर ध्यान अधिक उद्दीपकों की अपेक्षा जल्दी चला जाता है। अंधेरी रात में यदि हम आसमान की ओर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उन तारों पर जाता है जो अधिक चमकीले होते हैं, जिनमें तीव्रता अधिक होती है। जो कम तीव्रता वाले होते हैं, जो धूमिल तारे होते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। उसी तरह से यदि कोई आवाज काफी जोर से होती है तो उस पर हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है। अपनी कलाई घड़ी की टिक टिक की आवाज पर हमारा ध्यान नहीं जाता, परंतु सड़क पर कार के हॉर्न की आवाज पर हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि जितने स्टिमुलस में इंटेंसिटी होगी उतना ही हमारा ध्यान वहां पर चला जाएगा। साइज ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का साइज भी अटेंशन को इफेक्ट करता है। उद्दीपक के आकार के कारण भी हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है। जिस उत्तेजना का आकार बड़ा होता है उस पर हमारा ध्यान उन उद्दीपकों की जो अपेक्षा जो छोटे आकार के होते हैं जल्दी चला जाता है। अखबार पढ़ते समय पहले हम लोगों का ध्यान अखबार के उन शीर्षकों पर जाता है जो बड़े बड़े अक्षरों में छपे हुए होते हैं। छोटे अक्षरों में छपे खबर पर हमारा ध्यान काफी बाद में जाता है। अतः आकार भी एक प्रमुख कारक है जिसके कारण हमारा ध्यान किसी वस्तु की ओर चला जाता है। रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस, जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने बार बार उपस्थित किया जाता है तो स्वभावतः उस पर ध्यान एकाध बार आने वाले उद्दीपक के बजाय जल्दी चला जाता है। अतः उद्दीपक की पुनरावृत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु विशेष की ओर जाता है। शायद यही कारण है कि सिनेमा मालिकों की विज्ञापन गाड़ियां बार बार
एक ही मधुर संगीत को दोहराते हुए सड़क पर आती हैं। यानी कि अगर किसी ने कोई नया सिनेमा हॉल खोला है तो वो एक गाने को बार बार रिपीट करेगा, जिससे लोगों में उसका ध्यान जल्दी चला जाए कि हाँ कोई नया सिनेमा हॉल खुला है, क्योंकि वो एक ही सॉन्ग को बार बार सुनते हैं। तो हमारे सामने जो स्टिमुलस बार बार आता है, हमारा ध्यान उस पर ही चला जाता है। जैसे जब इलेक्शन होता है तो जो नेता खड़े हुए होते हैं तो उनकी भी एक गाने बजते हैं कि ये नेता खड़ा, उसको वोट दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टिमुलस जितनी बार हमारे सामने रिप्रेजेंट होगा, हमारा ध्यान उतनी ही बार उस पर ही जाएगा। कलर ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस के कलर का भी हमारे अटेंशन पर इफेक्ट पड़ता है। रंगीन उद्दीपकों को हम ज्यादा देखना पसंद करते हैं, बल्कि जो व्हाइट और ब्लैक कलर के होते हैं उन पर हमारा ध्यान कम जाता है। इसलिए जो दुकानदार हैं या उनका जो एक बड़े बड़े बोर्ड होते हैं तो वहां पर वो कलरफुल स्टिमुलस से उन वर्डों को लिखते हैं। तो रंगहीन उद्दीपकों पर हमारा ध्यान कम जाता है और रंग वाले उद्दीपकों पर हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है।